हेलो बच्चों। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ एसएसटी का 10th क्लास का अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन। इसमें आप जो पिछले चैप्टर्स में मैंने 4 अध्यायों के बारे में बताया था, अब उसका आगे का मैं इस चैप्टर में बताऊँगा। ठीक है। नमस्कार बच्चों। आज मैं क्लास 10 सामाजिक ज्ञान का लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 5 जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको रीड करते हैं। जैसा कि अध्याय का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन, इसमें आप देखेंगे तो पहले है परिचय। ठीक है। परिचय में हम पढ़ते हैं, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं हैं, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नज़रियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नज़रियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के प्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। इस तरह हम अपने अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की 2 हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। आत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और
इसमें नेपाल माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3-5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गईं। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बोलीविया का जल युद्ध, नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगरपालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गईं। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। लोकतंत्र और जन संघर्ष, इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण हैं। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं,
और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो। फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हों। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद, न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। इसमें से अधिकांश ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चरागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस ज़मीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था। सन 1987 में कितिको हकचिको अर्थात तोड़ो और रोको नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और इनकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फ़ायदेमंद थे। नीचे कुछ समूह के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी समूह में होते तो अपने पक्ष के समर्थन में क्या दलील देते? स्थानीय किसान, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता, उपयुक्त कंपनी में काम करने वाला अधिकारी अथवा कागज़ का उपभोक्ता। लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की एक तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियमितकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस संघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन मसलन मूल निवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन 2 उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन 2 तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो अथवा
प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे ज़रूरत ना महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए ज़रूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नज़रिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता के स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। आंदोलनकारी समूह। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी वही होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल हैं। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके सबके संगठन अलग अलग हैं, नेतृत्व अलग हैं और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझेदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है।
इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसा दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। DMK और AIADMK जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर भी सार्वजनिक बहस का रूप मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना
लोकतंत्र में कोई हितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका असर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की ज़रूरतों तथा सरकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेषी हितकर समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से ना बनाई जाएं। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक आंदोलन का रूप धारण किए हुए हैं। ये सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का तरीका अलग अलग तरह से हो सकता है। इसमें भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और तरह तरह के भाषणबाजी आदि की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने आंदोलनों को दिखा रहे हैं। नेपाल के लोग हैं ये सारे और राजनीतिक दल एक रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसमें ज़मीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान हैं यहाँ पर। सन 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुँचे। किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हमें अपने फार्म वापस लौटा दिए जाएँ। वे विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंसक नियम कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नारा था जमीन नहीं तो वोट नहीं। उनका ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इनका विरोध करने का तरीका क्या था। ये आपके कुछ स्लोगन्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। एक आंदोलन का ये देख सकते हैं किस तरह से कार्टून दिया हुआ है। पानी की समस्या के ऊपर दिया हुआ है कि जहाँ पे पानी की दिक्कत है उस जगहों पर। यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया इसमें एक एमपी ट्राइबल सीक फुल राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड। ये कोई एमपी आदिवासी हरिजन लोग हैं, वे ज़मीन के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि जंगल फॉरेस्ट कोई ज़मीन है, फॉरेस्ट की जंगल की ज़मीन, उसके बारे में ये आंदोलन किया जा रहा है उनके द्वारा। हर आदिवासी हरिजन को ज़मीन पट्टा दो। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली के हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। दबाव समूह राजनीतिक दल में क्या अंतर है। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियाँ चलाते हैं उन्हें खाली जगह कहा जाता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें, जिसके ज़रिए आपको अपने इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। वीडियो को आप 5 से 10 बार देखें और सुने अच्छी तरह से, तो और क्वेश्चंस को ध्यान में रखें और फिर इसमें जब आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिक इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।